हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी अध्याय 14 स्नैप की दुर्भावना। स्नैप की दुर्भावना। उस रात को गरुड़द्वार हाउस में किसी को नींद नहीं आई। पूरा हाउस रात भर हॉल में बैठा रहा, ये सुनने के लिए इंतज़ार करता रहा कि ब्लैक को पकड़ लिया गया है। अगले दिन वो जहाँ भी गए सुरक्षा ज़्यादा कड़ी थी। प्रोफेसर फ्लिटविक महल के अगले दरवाजे को सीरियस ब्लैक की बड़ी तस्वीर दिखाकर उसे पहचानना सिखा रहे थे। फिल्च गलियारों में घूमकर दीवारों की छोटी छोटी दरारों और चूहों के बिल बंद कर रहा था। सर कैडोगन को हटा दिया गया था। मोटी औरत एक बार फिर लौट आई थी। उसका हुलिया ठीक था, लेकिन वो बहुत घबराई हुई थी। वो इस शर्त पर वापस आई थी कि उसकी रखवाली के लिए अतिरिक्त सुरक्षा दी जाएगी। उसकी रक्षा के लिए 2 बुरे दिखने वाले दैत्यों को पहरेदार बनाया गया था। वो गलियारे में डरावने अंदाज में घूमते, हुंकारों में बातें करते और अपने अपने मुदगरों की तुलना करते। रॉन तत्काल मशहूर हो गया था। पहली बार लोग हैरी की बजाय उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे। स्पष्ट था कि रॉन को इस बात में मजा आ रहा था। हालांकि रात की घटना की वजह से वो बुरी तरह हिला हुआ था, लेकिन वो उसके बारे में सबको खुशी खुशी बताता और पूरे विस्तार से बताता था। वो भाग क्यों गया? रॉन ने हैरी से पूछा जब उसकी खौफनाक कहानी सुन रही सेकेंड ईयर की लड़कियां वहां से चली गईं। वो भाग क्यों गया? हैरी भी इस बात पर हैरान था। क्या ब्लैक अगर गलत बिस्तर पर पहुंच गया था तो फिर वो रॉन को खामोश करके हैरी की तरफ क्यों नहीं गया? ब्लैक ने 12 साल पहले साबित कर दिया था वो हत्या से परहेज नहीं करता। इस बार तो उसके सामने 5 निहत्थे लड़के थे, जिनमें 4 सो रहे थे। वो जानता होगा कि तुम्हारी चीख सुनकर लोग जाग जाएंगे। उसे महल से बाहर निकलने में मुश्किल होगी। तस्वीर के छेद से निकलने के लिए उसे पूरे हाउस को मारना पड़ेगा और टीचर से भी मुकाबला करना पड़ेगा। नेविल की हालत बहुत ही शर्मनाक थी। प्रोफेसर मैगोनिकल उस पर बहुत नाराज थी। उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो अब कभी हॉग्समीड नहीं जा पाएगा। इसके अलावा सबको हिदायत थी कोई भी नेविल को पासवर्ड नहीं बताए। बेचारे नेविल को हर रात हॉल के बाहर इंतजार करना पड़ता ताकि कोई उसे अपने साथ हॉल के भीतर ले जाए। बहरहाल इनमें से कोई सज़ा उतनी गंभीर नहीं थी जितनी उसकी दादी ने उसे दी थी। ब्लैक की घुसपैठ के 2 दिन बाद उसकी दादी ने नेविल को एक भोंपू भेजा था। ये वो सबसे बुरी चीज़ थी जो हॉगवर्ट्स में किसी विद्यार्थी को नाश्ते के मेज़ पर मिलती थी। दौड़ लगाओ नेविल, रॉन ने सलाह दी। नेविल ने यही किया। उसने लिफाफा उठाया और उसे बम की तरह पकड़ते हुए हॉल से बाहर भागा। ये देखकर नाग शक्ति के टेबल पर ठहाके गूंजे। प्रवेश हॉल में भोंपू में विस्फोट हो गया। नेविल की दादी की आवाज़ गूंजने लगी। जादू की वजह से उनकी आवाज़ सामान्य से 100 गुना ज़्यादा तेज़ थी। वो चिल्ला चिल्ला कर नेविल को फटकार रही थी कि उसकी वजह से पूरे परिवार का सिर शर्म से झुक गया है। हैरी नेविल के लिए इतना दुखी था कि देख ही नहीं पाया। उसके लिए भी एक चिट्ठी आई थी। हेडविग ने उसकी कलाई पर अपनी चोंच मारकर उसका ध्यान खींचा। आउच! ओह, धन्यवाद हेडविग। हेडविग नेविल की कॉर्नफ्लेक्स वाले टेबल से खाने लगी तो हैरी ने लिफाफा खोला। अंदर चिट्ठी थी। प्रिय हैरी और रॉन, आज शाम को लगभग 6 बजे हमारे साथ चाय पीने के बारे में क्या विचार है? हम आकर तुम्हें महल से ले जाएंगे। प्रवेश हॉल में इंतज़ार करना। तुम्हें अकेले बाहर आने की इजाज़त नहीं है। हैग्रिड। शायद वो ब्लैक की पूरी कहानी सुनना चाहता होगा, रॉन बोला। शाम 6 बजे रॉन और हैरी गरुड़द्वार टावर के बाहर आए और पहरेदारी कर रहे दैत्यों के पास से दौड़ते हुए निकले और प्रवेश हॉल की तरफ बढ़े। हैग्रिड उनका इंतज़ार कर रहा था। अच्छा हैग्रिड, मुझे लगता है तुम शनिवार की रात वाली घटना सुनना चाहोगे। हमने पहले ही सुन लिया है। ओह, रॉन थोड़ा निराश दिखने लगा। हैग्रिड की केबिन में दाखिल होने के बाद उन्हें जो सबसे पहली चीज़ दिखी वो बकबीक था। किसी मरे हुए जानवर को खाने में जुटा था। इस अप्रिय दृश्य पर से अपनी आंखें हटाते हुए हैरी ने वार्डरोब पर लटकी चीज़ें देखी। वहाँ पर एक बहुत भयानक पीली और नारंगी टाई थी और एक बड़ा और भूरा सूट भी था। ये किस लिए है हैग्रिड? खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के सामने बकबीक का मुकदमा है इस शुक्रवार को। हमने नाइट बस में 2 बिस्तर रिजर्व करा लिए हैं। उसे लेकर हम लंदन जा रहे हैं। हैरी अपराधी महसूस करने लगा। बिल्कुल भूल गया था बकबीक का मुकदमा इतना करीब है। रॉन के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर समझ गया कि रॉन भी भूल गया था। उन्होंने वादा किया था वो बकबीक के पक्ष में सबूत इकट्ठा करने में मदद करेंगे। फायर बोल्ट आने के बाद उनके दिमाग से बात निकल गई। हैग्रिड ने उनके लिए चाय उड़ेली और एक प्लेट नाश्ता दिया। हैरी और रॉन ने नाश्ते को छुआ तक नहीं।
हमें तुम दोनों से कुछ बात करनी है, हैग्रिड ने उन दोनों के बीच बैठते हुए कहा। वो असामान्य रूप से गंभीर दिख रहा था। हैरी ने पूछा, किस बारे में? हरमाइनी के बारे में। रॉन ने पूछा, हरमाइनी को क्या हुआ? वो बहुत परेशान है, क्रिसमस के बाद मिलने आई थी, अकेलापन महसूस कर रही है। हैरी, पहले तो तुम अपनी फायर बोल्ट के कारण उससे बात नहीं कर रहे थे, और रॉन, अब तुम मुझसे इसलिए बात नहीं कर रहे हो क्योंकि उसकी बिल्ली ने स्कैबर्ड्स को खा लिया है। रॉन ने गुस्से में वाक्य पूरा किया, क्योंकि उसकी बिल्ली ने वही किया जो सब बिल्लियां करती हैं। हैग्रिड ने दृढ़ता से कहा, तुम शायद ये बात नहीं जानते हो, लेकिन वो इस बारे में कई बार रो चुकी है। उसे पढ़ाई करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। हमारे हिसाब से उसने अपने मुंह में इतना बड़ा कौर भर लिया है कि उसे चबाते नहीं बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसने बग्बी के मुकदमे में हमारी मदद करने के लिए समय निकाला है और सचमुच बहुत अच्छे सबूत खोज कर हमें दिए हैं। हमें लगता है कि उसके बचने की काफ़ी संभावना है। हैग्रिड, हमें माफ़ कर दो, हमें मदद करनी चाहिए थी। हैरी ने अजीब तरीके से कहा, हम तुम्हें दोष नहीं दे रहे हैं, ईश्वर जानता है तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। हमने तुम्हें दिन रात क्विडिच मैच की प्रैक्टिस करते देखा है, लेकिन हम तुम्हें बता दें, झाड़ुओं या चूहों की बजाय अपने मित्र को महत्व देना चाहिए। बस हमें इतना ही कहना है। हैरी और रॉन ने एक दूसरे की तरफ परेशानी से देखा। रॉन, जब ब्लैक ने तुम्हें लगभग चाकू से मार दिया था तो वो सचमुच बहुत दुखी थी। हरमाइनी बहुत भली लड़की है, इसके बावजूद तुम दोनों उससे बात नहीं कर रहे हो। अगर वो उस बिल्ली से पीछे छुड़ा ले तो मैं उससे दोबारा बात करने लगूंगा, रॉन ने गुस्से में कहा। देखो, लोग बाग अपने पालतू जानवर के बारे में थोड़े सनकी होते हैं, हैग्रिड ने समझदारी से कहा। इसके बाद उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की कि क्विडिच कप में गरुड़ द्वार के जीतने की संभावना बढ़ गई है। 9 बजे हैग्रिड उन्हें महल तक छोड़ने आया। हॉल में लौटने पर उन्होंने देखा बहुत से विद्यार्थी नोटिस बोर्ड के आसपास खड़े हैं। हॉग्समीड अगले सप्ताह। रॉन ने नए नोटिस को पढ़ने के लिए सिरों के ऊपर से झांक कर देखा। वो बैठ गए तो रॉन ने धीरे से पूछा, तुम चलोगे? हैरी, उसके दाएं कान में आवाज़ आई। हैरी चौंक गया। हरमाइनी उनके ठीक पीछे वाली टेबल पर थी, बीच में बनी पुस्तकों की दीवार के कारण दिख नहीं रही थी। हरमाइनी बोली, हैरी, अगर तुम दोबारा हॉग्समीड गए तो मैं प्रोफेसर मैगोनिकल को नक्शे के बारे में बता दूंगी। देखा हैरी, क्या बोल रही है? रॉन, तुम उसे अपने साथ कैसे ले जा सकते हो? सीरियस ब्लैक ने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद? तो तुम हैरी को स्कूल से निकलवाना चाहती हो? तुम इस साल हमें पहले ही काफी नुकसान पहुंचा चुकी हो। हरमाइनी ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी क्रूकशैंक्स हल्की सी आवाज निकालती हुई उछलकर उसकी गोद में बैठ गई। हरमाइनी ने डरते डरते रॉन के चेहरे की तरफ देखा और क्रूकशैंक्स को उठाकर तेजी से लड़कियों के कमरे की तरफ चल दी। तो अब ऐसा करते हैं, पिछली बार तो तुम कुछ भी देख नहीं पाए थे, तुम जोंको की दुकान में भी नहीं गए थे। लेकिन हैरी ने आसपास देखकर तसल्ली कर ली कि हरमाइनी सुन तो नहीं रही है। ठीक है, उसने कहा, मैं इस बार अपना अदृश्य चोगा लेकर चलूंगा। शनिवार की सुबह हैरी अदृश्य चोगे को बैग और नक्शे को जेब में रखकर बाकी सब के साथ नाश्ते में गया। हरमाइनी टेबल पर उसे शक भरी निगाहों से देखती रही, लेकिन हैरी ने उसे नजरें नहीं मिलाई। अच्छा हैरी, रॉन ने कहा, लौट कर मुझे बताना तुमने क्या क्या देखा है। रॉन ने मुस्कुराकर उसे आंख मारी। हैरी फुर्ती से तीसरी मंजिल पर गया, जेब से नक्शा निकाल और एक आंख वाली चुड़ैल के पीछे छिपते हुए नक्शे की तह खोली। एक छोटा सा बिंदु उसकी तरफ आ रहा था। हैरी ने उसके नाम को गौर से देखा। उस बिंदु के पास लिखा था नेविल लॉन्गबॉटम। हैरी ने तत्काल अपनी छड़ी बाहर निकाली, बुदबुदाया, नीचे धंस, और फिर उसने अपना बैग मूर्ति के छेद में डाल दिया, लेकिन वो उसमें घुस पाता इससे पहले ही नेविल आ गया। हैरी, मैं तो भूल गया था तुम हॉग्समीड नहीं जा रहे हो। हाय नेविल, उसने मूर्ति से तत्काल दूर हटते हुए और नक्शे को अपनी जेब में रखते हुए कहा। तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं, नेविल ने कंधे उचकाए। एक्सप्लोडिंग स्नैप खेलें? अभी नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मुझे खून पीने वाले पिशाचों पर निबंध पूरा करना है जो ल्यूपिन ने दिया था। मैं भी चलता हूँ, मैंने भी निबंध नहीं लिखा है। ज़रा ठहरो, मैं भूल गया था, मैंने कल रात को ही निबंध लिख लिया है। ये तो बहुत बढ़िया है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, नेविल ने कहा। उसका गोल चेहरा परेशान दिख रहा था। मैं लहसुन के बारे में समझ नहीं पाया, क्या उन्हें खाना पड़ता है या फिर? नेविल के मुंह से एक हल्की चीख निकल पड़ी जब उसने हैरी के कंधों के ऊपर देखा। वहाँ स्नैप खड़े थे। नेविल जल्दी से हैरी के पीछे छुप गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुलाकात के लिए ये बहुत ही अजीब जगह है, स्नैप ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा।
हम यहाँ मुलाकात नहीं कर रहे थे, हम तो बस यहाँ टकरा गए हैं। सचमुच? पॉटर, तुम्हारी आदत है, तुम अक्सर ऐसी जगहों पर पहुँच जाते हो जहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए, और हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। मैं तुम दोनों को वापस जाने की सलाह देता हूँ जहाँ से तुम आए थे। हैरी और नेविल बिना कुछ कहे चल दिए। जब वो मोड़ पर मुड़े तो हैरी ने पलट कर देखा। स्नैप एक आंख वाली चुड़ैल के सिर पर हाथ फिरा रहे थे और उसे गौर से देख रहे थे। मोटी औरत की तस्वीर के पास पहुंचकर हैरी नेविल से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गया। उसने उसे पासवर्ड बता दिया और फिर नाटक किया कि वो खून पीने वाले पिशाचों का निबंध लाइब्रेरी में छोड़ आया है। इसके बाद वो वहां से पलट कर भागा। पहरा दे रहे दैत्यों की नज़र से दूर होने के बाद उसने नक्शा निकाला और अपनी नाक के पास सटा लिया। तीसरी मंजिल का गलियारा वीरान दिख रहा था। हैरी ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसे देखकर राहत मिली कि सेवेरस स्नैप का छोटा बिंदु ऑफिस में था। वो भागकर एक आंख वाली चुड़ैल के पास पहुंचा, उसका कुबड़ खोला, उसके अंदर घुसकर फिसलने लगा। कुछ समय बाद अपने बैग के पास खुफिया गलियारे में पहुंच गया और फिर उसने नक्शे पर लिखे शब्द मिटाए और भागने लगा। अदृश्य चोगे में पूरी तरह छुपा हुआ हैरी हनी ड्यूक्स के बाहर रोशनी में निकला। उसने रॉन की पीठ पर हाथ रख दिया। उसने बुदबुदा कर कहा, मैं हूँ। रॉन ने पूछा, तुम्हें देर कैसे हो गई? स्नैप घूम रहा था। वे लोग पोस्ट ऑफिस गए। रॉन ने नाटक किया कि वो मिस्र में बिल के पास चिट्ठी भेजने के लिए उल्लुओं की कीमत देख रहा है। वो चाहता था हैरी वहाँ का माहौल देख ले। वहाँ कम से कम 300 उल्लू बैठे रहे होंगे। वहाँ पर कुछ भारी भरकम उल्लू थे, कुछ छोटे जो सिर्फ हनी ड्यूक्स की स्थानीय डाक पहुँचाते थे। कुछ उल्लू इतने छोटे थे कि हैरी की मुट्ठी में समा सकते थे। फिर वो जोंको की दुकान में गया। हॉगवर्ट्स के इतने सारे विद्यार्थी थे कि हैरी को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ा। वो नहीं चाहता था कि उसका पैर किसी पर पड़ जाए। दिन सुहाना और हवादार था। दोनों को लगा ऐसे मौसम में खुली हवा में घूमना चाहिए। वो 3 ब्रूम स्ट्रीट के आगे वाली चढ़ाई पर चीखती हवेली देखने गए, जिसे ब्रिटेन की सबसे भुतहा इमारत माना जाता था। जब वे फैन से टिककर चीखती हवेली देख रहे थे तो रॉन बोला, हॉगवर्ट्स के भूत तक यहाँ आने से कतराते हैं। जाहिर है फ्रेड और जॉर्ज ने तो कोशिश की थी, लेकिन अंदर घुसने के सभी दरवाजे बंद हैं। चढ़ाई चढ़ने के कारण हैरी को गर्मी लग रही थी। कुछ मिनट के लिए उसने सोचा कि चोगा उतार कर हवा खा ले, लेकिन तभी उसे दूर से आती आवाज़ें सुनाई दी। कुछ ही पल बाद मेलफॉय नजर आया। उसके साथ क्रैब और गोयल थे। मेलफॉय उन्हें कुछ बता रहा था। मेरे डैडी का उल्लू कभी भी आ सकता है। सुनवाई में वो ये बताएंगे कि मेरे हाथ का कितना बुरा हाल हुआ है। वो ये भी बताएंगे कि मैं 3 महीने तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। मैं सचमुच चाहता था कि उस बड़े बालों वाले मूर्ख को गरुण अश्व का बचाव करते सुनूं। वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता, कसम से। समझ लो अब गरुण अश्व किसी भी हालत में नहीं बच सकता। मेलफॉय को अचानक रॉन दिखा। उसके चेहरे पर दुष्ट मुस्कान आ गई। क्या कर रहे हो वीजली? मेलफॉय ने रॉन के पीछे उजाड़ हवेली देखा। लगता है तुम रहने का सोच रहे हो। शायद तुम सपना देख रहे हो, तुम्हारा अपना बेडरूम हो। मैंने सुना है तुम्हारा परिवार एक ही कमरे में सोता है। क्या ये सच है? हैरी ने रॉन का दुशाला पीछे से खींचा ताकि रॉन मेलफॉय पर हमला न कर दे। उसने रॉन के कान में फुसफुसा कर कहा, उसे मुझ पर छोड़ दो। ये इतना सुनहरा अवसर था कि हैरी इसे छोड़ना नहीं चाहता था। हैरी चुपचाप रेंगता हुआ मेलफॉय, क्रैब और गोयल के पीछे गया। नीचे झुककर कीचड़ उठाया। मेलफॉय ने रॉन से कहा, हम अभी तुम्हारे दोस्त हैग्रिड के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है उसके गरुण अश्व का सिर काट दिया जाएगा तो क्या वो रोएगा? छपाक! मेलफॉय के सिर पर कीचड़ पड़ने से उसका सिर झटके से आगे की तरफ हो गया। उसके सुनहरे बाल कीचड़ में सन गए। रॉन ठहाके मारकर हंस रहा था। मेलफॉय, क्रैब और गोयल पलटकर चारों तरफ पागलों की तरह देखते रहे। मेलफॉय अपने बालों को साफ करने की कोशिश कर रहा था। कौन था ये? किसने किया? यहाँ पर भूत रहते हैं, है ना? उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो मौसम के बारे में बात कर रहा हो। क्रैब और गोयल डरे हुए दिख रहे थे। मेलफॉय पागलों की तरह खाली जगह को घूर रहा था। हैरी थोड़ा आगे बढ़ा जहाँ बदबूदार और हरा कीचड़ था। इस बार क्रैब और गोयल पर कीचड़ की बरसात हो गई। गोयल गुस्से से कूदने लगा। कीचड़ उधर से आया था। मेलफॉय ने अपना चेहरा साफ किया। हैरी से 6 फुट दूर इशारा किया। क्रैब आगे बढ़ा। उसके लंबे हाथ किसी प्रेत की तरह फैले हुए थे। हैरी ने उससे बचते हुए एक छड़ी उठाई और क्रैब की पीठ पर दे मारी। क्रैब गुलाटियां खाने लगा तो हैरी मन ही मन हंसी के मारे दोहरा हो गया। चूंकि क्रैब को आसपास सिर्फ रॉन दिख रहा था, इसलिए वो रॉन की तरफ बढ़ा, लेकिन हैरी ने अपना पैर अड़ा दिया। क्रैब लड़खड़ाया
और उसका बड़ा पैर हैरी के चोगे में उलझ गया। हैरी को झटका लगा, उसका चोगा सर से फिसल गया। एक पल के लिए मैल्फॉय हैरी के हवा में झूलते सिर को घूरता रहा। वो हैरी के सिर की तरफ इशारा करते हुए चीखा, फिर पलट कर तेजी से पहाड़ी के नीचे भागा। क्रैब और गोयल उसके पीछे दौड़ गए। हैरी ने चोगे को दोबारा सही किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हैरी, भलाई इसी में है कि तुम दौड़ लगा दो। मैल्फॉय किसी को बताए इससे पहले महल में वापस जाओ, जल्दी मिलते हैं, हैरी ने कहा और फिर हॉग्समीड जाने के रास्ते पर बेतहाशा भागने लगा। अगर मैल्फॉय ने मुंह खोला तो डंबलडोर समझ जाएंगे कि क्या हुआ था, क्योंकि डंबलडोर के अलावा अदृश्य चोगे के बारे में कोई नहीं जानता था। हनी ड्यूक्स में वापस लौटने पर हैरी भंडार कक्ष की सीढ़ियां उतरकर चोर दरवाजे से अंदर घुसा। अपना चोगा उतारकर हाथ में पकड़ा गलियारे में भागने लगा। ये बात तय थी कि मैल्फॉय उससे पहले महल में पहुंच जाएगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि किसी टीचर को खोजने में उसे कितना वक्त लगेगा। हैरी बुरी तरह हाँफ रहा था, उसकी पसलियों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने रफ्तार धीमी नहीं की। जब तक कि वो एक आंख वाली चुड़ैल के दरवाजे के करीब नहीं पहुंचा, उसने सोचा चोगा यहीं छुपा देना चाहिए, क्योंकि अगर मैल्फॉय ने किसी टीचर को खबर दी तो भांडा फूट जाएगा। हैरी ने अपना चोगा अंधेरे में छिपा दिया, तेजी से ऊपर चढ़ गया। पसीने की वजह से उसके हाथ ऊपर चढ़ते समय फिसल रहे थे। चुड़ैल की कूबड़ के अंदर पहुंचकर उसने अपनी छड़ी से थपथपाया, फिर बाहर निकलकर कूबड़ को बंद कर दिया। जब मूर्ति से कूदकर बाहर आया तो उसे आवाज आई, कोई तेज कदमों से आ रहा था। आने वाला कोई और नहीं था, स्नैप थे। उनका दुशाला हवा में लहरा रहा था। उनके चेहरे पर विजय का भाव था। हैरी ने मासूम दिखने की कोशिश की, हालांकि वो जानता था उसके चेहरे पर पसीना था, हाथ में कीचड़। अपने हाथों को स्नैप की नजरों से छिपाने के लिए हैरी ने उसे अपनी जेब में रख लिया। स्नैप ने कहा, मेरे पीछे आओ पॉटर। हैरी उनके पीछे पीछे सीढ़ियों पर उतरा और वह स्नैप के ऑफिस के भीतर गए। हैरी यहाँ पहले एक बार आया था। बैठो, स्नैप ने कहा। हैरी बैठ गया, पर स्नैप खड़े रहे। मैल्फॉय ने अभी अभी मुझे अजीब कहानी सुनाई है पॉटर। हैरी ने जवाब नहीं दिया। उसने बताया कि चीखती हवेली के पास उसे वीजली मिला था, जो अकेला था। मैल्फॉय का कहना है कि वो वीजली से बातें कर रहा था, तभी किसी ने उसके सिर पर कीचड़ फेंका। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? हैरी थोड़ा हैरान दिखने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्या मालूम प्रोफेसर। फिर मैल्फॉय ने एक अजीब दृश्य देखा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो वो क्या हो सकता है पॉटर? नहीं, हैरी ने कहा, जो अब मासूम बनकर उत्सुक दिखने की कोशिश कर रहा था। उसे तुम्हारा सिर दिखा पॉटर, जो हवा में तैर रहा था। एक लंबी खामोशी छा गई। शायद उसे मैडम पॉम्फ्री के पास जाना चाहिए, अगर वो इस तरह की चीजें देख रहा है तो। हैरी ने कहा, तुम्हारा सिर हॉग्समीड में क्या कर रहा था पॉटर? स्नैप ने धीमे से कहा, तुम्हारे सिर को हॉग्समीड जाने की इजाजत नहीं है। मैं जानता हूँ, हैरी बोला। वो पूरी कोशिश कर रहा था उसके चेहरे पर अपराध बोध या डर न दिखे। मैल्फॉय को दृष्टि भ्रम हुआ होगा। मैल्फॉय को दृष्टि भ्रम नहीं हुआ था। उन्होंने नीचे झुककर उस कुर्सी के दोनों हाथों पर अपने हाथ रख दिए जिस पर हैरी बैठा था, और अपना चेहरा हैरी के चेहरे के पास लाकर कहा, अगर तुम्हारा सिर हॉग्समीड में था तो बाकी शरीर भी वहीं था। मैं गरुड़ द्वार हाउस में था, हैरी ने कहा। क्या कोई और इस बात की गवाही दे सकता है? हैरी कुछ नहीं बोला। स्नैप के पतले चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उन्होंने दोबारा सीधे खड़े होते हुए कहा, जादू मंत्रालय के सब लोग मशहूर हैरी पॉटर को सीरियस ब्लैक से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मशहूर हैरी पॉटर मनमर्जी करता है। उसकी सुरक्षा के बारे में सामान्य लोग चिंता करते हैं तो करते रहें। मशहूर हैरी पॉटर की जहां मर्जी होगी जाएगा, वो परिणाम की परवाह नहीं करेगा। हैरी चुप रहा। स्नैप उसे उकसाना चाहते थे ताकि वो सच्चाई उगल दे। स्नैप की आंखों में चमक आ गई। अचानक उन्होंने कहा, पॉटर, तुम अपने पिता की तरह हो। वो भी बहुत घमंडी थे। क्विडिच खेल में थोड़ी योग्यता होने की वजह से उन्हें लगता था कि वो हम लोगों से श्रेष्ठ हैं। वो अपने दोस्तों और चमचों के साथ पूरे स्कूल में घमंड से इतराते थे। तुम दोनों में बहुत सी बातें एक जैसी है। हैरी खुद को रोक पाए इसके पहले उसके मुंह से निकला, मेरे पिता घमंडी नहीं थे और मैं भी नहीं हूँ। तुम्हारे पिता नियमों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। स्नैप आगे बोलते रहे। उनके पतले चेहरे पर नफरत के भाव थे। नियम तुच्छ लोगों के लिए थे, क्विडिच कप विजेताओं के लिए नहीं थे। उनका सिर घमंड से इतना फूला हुआ था। चुप रहिए! हैरी अचानक उछलकर खड़ा हो गया। प्रिविट ड्राइव में गुजारी आखिरी रात के बाद उसे इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। उसे परवाह नहीं थी कि ये सुनने के बाद स्नैप का चेहरा सख्त हो गया। तुमने मुझसे क्या कहा पॉटर? हैरी चीखा। मैंने आपसे कहा आप मेरे डैडी के बारे में गलत सलत बातें ना कहें। मैं सच्चाई जानता हूं। उन्होंने आपकी जान बचाई थी। डंबलडोर ने मुझे सब बता दिया है। अगर आप
आपको मेरे डैडी नहीं बचाते तो आप यहाँ नहीं खड़े होते। स्नेप की भूरी चमड़ी फटे हुए दूध के रंग की हो गई। और क्या हेडमास्टर ने तुम्हें ये बताया था कि तुम्हारे पिता ने किन हालात में मेरी जान बचाई थी? या ये सोचकर उन्होंने पूरी बात नहीं बताई कि इसे सुनने के बाद पॉटर के नाजुक कानों को तकलीफ होगी? हैरी ने अपने होंठ काट लिए। वो पूरी बात नहीं जानता था वो स्नेप के सामने, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। पॉटर, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने पिता पर झूठा घमंड करो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ ताकि मुगालते में न रहो। तुम्हारे देवता समान पिता और उनके मित्रों ने मेरे साथ बहुत घटिया मजाक किया था जिससे मेरी जान जा सकती थी, लेकिन आखिरी समय में तुम्हारे पिता डर गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। अगर उनका मजाक कामयाब हो जाता तो उन्हें हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाता। स्नेप के उबड़ खाबड़ पीले दांत बाहर दिख रहे थे। उन्होंने अचानक थूक उड़ाते हुए कहा, अपनी जेब दिखाओ पॉटर। वो ज़रा भी नहीं हिला। उसके कानों में साएं साएं की आवाज़ होने लगी। अपनी जेब दिखाओ वरना हम सीधे हेडमास्टर के पास चलेंगे। अपनी जेब दिखाओ पॉटर। दहशत से कांपते हुए हैरी ने जोंको की जादुई चीज़ें और नक्शा बाहर निकाला। इसने अपने जोंको का थैला उठाया। ये रॉन ने मुझे दिया था जब वो आखिरी बार हॉग्समीड गया था। ये सामान लाया था। अच्छा, तो तुम तब से इतना सारा सामान अपनी जेब में लेकर घूम रहे हो? इसने अपने नक्शा उठा लिया। हैरी ने पूरी कोशिश की। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, यह खाली चर्मपत्र है। निश्चित रूप से तुम्हें इतने पुराने चर्मपत्र की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों ना मैं इसे फेंक दूँ? उन्होंने आग की तरफ इशारा किया। नहीं, हैरी तत्काल बोला। तो क्या ये मिस्टर वीजली का बेशकीमती उपहार है या फिर कुछ और? कोई खत जो शायद अदृश्य स्याही से लिखा है, या फिर शायद इसमें दम पिशाचों के पास से बिना गुजरे हॉग्समीड में पहुंचने का तरीका हो। हैरी की आंखें झपक गईं। स्नेप की आंखें चमक गईं। ज़रा ठहरो। उन्होंने अपनी छड़ी निकालकर डेस्क पर नक्शे को खोला, फिर छड़ी से चर्मपत्र को छूते हुए बोले, सारे राज खोल दो। कुछ नहीं हुआ। हैरी ने अपने कांपते हाथों को छिपाने के लिए अपनी मुट्ठियां बांध ली। तुम्हारे अंदर जो भी छुपा है सब बता दो। नक्शे को स्नेप ने जोर से ठोंकते हुए कहा। नक्शा कोरा ही रहा। स्नेप ने नक्शे पर छड़ी मारते हुए कहा, हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर सेवर्स स्नेप तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम अपने अंदर की छिपी जानकारी प्रकट करो। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ इस पर लिख रहा हो। नक्शे की चिकनी सतह पर शब्द उभर आए। मिस्टर मूनी प्रोफेसर स्नेप को शुभकामनाएं देते हैं और उनसे ये विनती करते हैं कि वो अपनी बहुत बड़ी नाक दूसरों के मामले में ना अड़ाएं। स्नेप सन्न रह गया। हैरी भी ये संदेश पढ़कर अवाक रह गया, लेकिन नक्शा यहीं नहीं रुका। इस वाक्य के नीचे और वाक्य उभर आए। मिस्टर प्रॉन्क्स मिस्टर मूनी की बातों से सहमत हैं और जोड़ना चाहते हैं कि प्रोफेसर स्नेप बदसूरत और मूर्ख हैं। अगर स्थिति उतनी गंभीर नहीं होती तो हैरी को ये बहुत मज़ेदार लगता। इसके बाद भी शब्द उभरते रहे। मिस्टर पैडफुट इस बात पर हैरान हैं कि तुम जैसा बेवकूफ़ प्रोफेसर कैसे बन गया। हैरी ने दहशत से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो नक्शे पर आखिरी शब्द उभर आए। मिस्टर वॉर्मटेल प्रोफेसर स्नेप का अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि वो अपने गंदे और चिपचिपे बाल धोकर आएं। हैरी धमाके का इंतजार करता रहा। तो हमें इसकी जांच करनी होगी, स्नेप ने धीमे से कहा। आग के पास जाकर उन्होंने अंगीठे पर रखे जार से मुट्ठी भर चमकता पाउडर उठाया और लपटों में फेंक दिया। ल्यूपिन, 1 मिनट यहाँ आइए, मुझे आपसे बात करनी है। पूरी तरह से हैरान हैरी आग को देख रहा था। उसमें एक बड़ा आकार उभरा, बहुत तेजी से घूम रहा था। कुछ पल बाद प्रोफेसर ल्यूपिन अंगीठी से बाहर निकलकर गंदे दुशाले पर लग गई राख झाड़ रहे थे। ल्यूपिन ने धीमे से कहा, तुमने बुलाया सेवर्स? हाँ। अपनी मेज के पास आते समय उनका चेहरा गुस्से में ऐठ गया। मैंने पॉटर से जेब खाली कराई है, ये निकला है। इसने अपने चर्मपत्र की तरफ इशारा किया जिस पर मूनी, वॉर्मटेल, पैडफुट और प्रॉन्क्स शब्द चमक रहे थे। ल्यूपिन के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। ल्यूपिन नक्शे को घूरते रहे। तो स्नेप ने पूछा। ल्यूपिन नक्शे की तरफ घूरते रहे। हैरी को लगा जैसे ल्यूपिन तेजी से कुछ सोच रहे हैं। ल्यूपिन, तुम इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हो, तुम्हें क्या लगता है ये पॉटर को चीज़ कहाँ मिली होगी? ल्यूपिन ने नजरें उठाई। हैरी की दिशा में देखते हुए उसे बीच में ना बोलने का इशारा किया। शैतानी जादू? उन्होंने धीरे से दोहराया। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है सेवर्स? मुझे लगता है कि ये चर्मपत्र हर पढ़ने वाले के बारे में अपमानजनक बातें कहता है। ये बचकाना है लेकिन खतरनाक नहीं है। मुझे लगता है हैरी ने इसे जोक शॉप से खरीदा होगा। अच्छा, स्नेप ने कहा। उनका जबड़ा अब गुस्से के कारण सख्त हो गया। तुम्हें लगता है ये जोक शॉप में मिला होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सीधे निर्माताओं से मिला हो? हैरी को समझ में नहीं आया स्नेप क्या कहना चाह रहे हैं और ल्यूपिन ने भी ऐसा ही जताया। तुम्हारा मतलब है मिस्टर वॉर्मटेल या इनमें से किसी और से? हैरी, क्या तुम इनमें से किसी को जानते हो? नहीं, हैरी ने जल्दी से कहा। देखो सेवर्स,
मुझे ये जोंको की दुकान का सामान लगता है। जैसे नाटक में प्रवेश करने का संकेत हुआ हो, रॉन सही समय पर धड़धड़ाता हुआ ऑफिस में घुसा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और स्नैप की डेस्क से जरा सी दूर पर रुका। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मैंने हैरी को वो सामान दिया था, जोंको की दुकान से बहुत समय पहले खरीदा था। देखा? ल्यूपिन ने ताली बजाई। खुश होकर चारों तरफ देखा। सारी गुत्थी सुलझ गई। सेवरस, इसे मैं रख लेता हूँ। उन्होंने उसे अपने दुशाले के बीच रखा। हैरी और रॉन, तुम मेरे साथ आओ। मुझे अपने खून पीने वाले पिशाचों के निबंध के बारे में तुमसे कुछ कहना है। माफ करना सेवरस। जब वो स्नैप के ऑफिस से निकले तो हैरी की हिम्मत नहीं हुई कि वो स्नैप की तरफ देखे। वो रॉन और ल्यूपिन से बिना कुछ बोले प्रवेश हॉल तक गया। फिर हैरी ल्यूपिन की तरफ मुड़ा। प्रोफेसर, मैं बहाने नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि मिस्टर फिल्च ने इस नक्शे को कई साल पहले जब्त किया था। मैं जानता हूँ ये नक्शा है। मैं ये नहीं जानना चाहता कि तुम्हारे पास कैसे आया है, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि तुमने लौटाया क्यों नहीं, खास तौर पर उस घटना के बाद जब विद्यार्थी ने अपने पासवर्ड लापरवाही से गुमा दिए थे। और मैं तुम्हें ये नक्शा वापस नहीं दूंगा हैरी को यही उम्मीद थी। उसने विरोध नहीं किया। वो पूरी बात समझने के लिए उत्सुक था। स्नैप को ऐसा क्यों लगा कि ये मुझे निर्माताओं ने दिया होगा? क्योंकि इस नक्शे को बनाने वाले तुम्हें लालच देकर स्कूल से बाहर निकलवाना चाहते थे। उन्हें ये मज़ेदार लगता। क्या आप उन्हें जानते हैं? हम मिल चुके हैं। वे इस समय जितने गंभीर दिख रहे थे उतने पहले कभी नहीं थे। हैरी, अब मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें दोबारा बचाऊंगा। सीरियस ब्लैक को तुम्हें गंभीरता से लेना चाहिए। दम पिशाचों के पास आने पर तुम्हारे कानों में जो आवाज़ें आती हैं उनका तो असर तुम पर होना चाहिए। हैरी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दी है। इसका तुम ये बदला दे रहे हो। उनके इतने बड़े त्याग को एक जादुई नक्शे के कारण जोखिम में डाल रहे हो। वो दूर चले गए। हैरी को स्नैप के ऑफिस में जितना बुरा लग रहा था उससे ज़्यादा बुरा उसे इस वक्त लग रहा था। वो और रॉन धीरे धीरे संगमरमर की सीढ़ी उतरे। हैरी को याद आया, एक आंख वाली चुड़ैल के पास उसका अदृश्य चोगा पड़ा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर उठा लाए। सब मेरी गलती थी, रॉन ने अचानक कहा। मैंने ही तुम्हें जाने की सलाह दी थी। ल्यूपिन सच कहते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए था। उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो उस गलियारे में पहुंच गए जहां दैत्य पहरा दे रहे थे। हरमाइनी उनकी तरफ आ रही थी। हैरी को यकीन था उसे सारी घटना पता चल गई होगी। उसके मन में यह दहशत थी, क्या हरमाइनी ने प्रोफेसर मैगोनागल को बता दिया? जब हरमाइनी उनके पास आकर रुकी तो रॉन गुस्से में बोला, हमारी हंसी उड़ाने आई हो या कोई चुगली करके आ रही हो? नहीं। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसके होंठ कांप रहे थे। मैं तुम्हें एक खबर सुनाना चाहती हूँ। हैग्रिड मुकदमा हार गया है। बगबी को मौत की सजा सुनाई गई है।